तो जानते हैं कि इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन किसे कहते हैं? तो इमिग्रेशन मतलब दूसरे रीजन से आने वाले लोगों की संख्या। मान लो कोई दूसरा देश था, उसमें क्या हुआ कि मतलब किसी तीसरे देश ने हमला कर दिया, तो उसमें से लोग क्या करेंगे कि छोड़ के भागने लगते हैं और दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं। तो वहाँ की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, हमारा इमिग्रेशन कहलाता है। तो जब इमिग्रेशन होता है तो क्या होता है, इंक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं इमिग्रेशन, ये था इमिग्रेशन, ये है इमिग्रेशन। उस रीजन को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या, जो वहां से छोड़ के आए थे ना, उन लोगों की संख्या क्या क्या कहलाती है, एक तरह से इमिग्रेशन कहलाती है। ये क्या करती है, डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करती है या कम करती है। मान लो एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं वहां पे संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इमिग्रेशन हो गया। और जहां से लोग जा रहे हैं वहां पे जनसंख्या कम हो रही है, तो उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी उसको बढ़ाता कौन है, घटाता कौन है। देखिए हमारी ये पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, तो बर्थ रेट या नेटलिटी रेट में लोग क्या होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इसमें आएंगे, संख्या बढ़ेगी। इमिग्रेशन में भी लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में आते हैं। और देखो इमिग्रेशन में क्या होते हैं, पॉपुलेशन को छोड़ के लोग जाते हैं, मतलब इस एरिया को छोड़ के लोग जाते हैं, तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी से दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और ऐसे ही डेथ रेट हो गया, इससे दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन से कम कर रहे हैं। तो जो इससे दूर जा रहा है वो कम कर रहे हैं, और जो इसके तरफ आ रहा है वो बढ़ा रहे हैं। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, देखिए बर्थ प्लस इमिग्रेशन, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। मान लीजिए कि 10 लोग आ गए, कितने लोग आए, 10 लोग, मतलब कितने लोग जन्म लिए, 10 बच्चे जन्म ले लिए, आ गए 5, हमारे कितने हो गए, 15। मान लो जाने वाले 2 हैं और मरने वाले 2 हो गए, तो कितने हो गए पूरे, 10 5 15 लोग तो आने वाले हो गए। तो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन कितना हो गया, 15 माइनस डेट प्लस इमिग्रेशन 2 4 हो गया, तो कितना हो गया, 15 में 4 11। यानी कितने लोगों की संख्या बढ़ी, 11 लोगों की बढ़ी कि नहीं बढ़ी यहाँ पे संख्या। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई, 11 के रेट से बढ़ी है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर के प्रति रिस्पांस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रेगुलेटर को देखते हैं। तो वे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, या जिसमें थर्मो रेगुलेशन पाया जाता है। तो रेगुलेटर वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तथा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हायर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, जैसे मैमल्स हो जाती हैं, हमारी बर्ड्स हो जाते हैं, सम लोअर वर्टिब्रेट्स, कुछ जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। आते हैं कन्फर्मेंस पे, वे ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रेगुलेटर कौन थे, जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले रहे थे, लेकिन जो कन्फर्मर होते हैं वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इनमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं और मोस्टली एनिमल्स हो जाते हैं, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, ये सब। अब देखते हैं इधर पार्शियल रेगुलेटर वे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म पार्शियली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। जो पार्शियली मतलब आधा अधूरा क्या कर पाते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। इसके लिए उनके शरीर पे क्या होता है, हेयर्स पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ दे दिया, मान लीजिए इंटरनल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर ऐसे हम ग्राफ बी से ले जा रहे हैं, बी से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर इस बिंदु को लें तो यहाँ पे हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इतना हो गया, एक्सटर्नल क्या हो गया, इतना हो गया। तो देखिए जैसे हमारा इंटरनल बढ़ रहा है वैसे एक्सटर्नल बढ़ रहा है, जैसे हमारा यहाँ पे इंटरनल बढ़ा उतना ही क्या बढ़ा, एक्सटर्नल बढ़ा। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, यानी जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी हमारी अंडर के मतलब बॉडी के अंदर का इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कम कन्फर्मर हो जाएगा। ये तो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। मान लो कि बाहर का 40 डिग्री है, हमारे अंदर का कितना है, 37 है, तो हमको 37 ही रखना है, लेकिन यहाँ पे देखो साथ साथ बढ़ रहा है। वहीं पे आ जाते हैं रेगुलेटर का देखिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना, इतना ही पे है कि नहीं है। यहाँ पे भी जाइए तो इतना ही रहेगा, यहाँ पे भी जाइए तो यही इतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्सटर्नल टेम्परेचर इस बिंदु पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, लेकिन इंटरनल क्या इतना है। तो वही क्या हो जाते हैं, रेगुलेटर हो जाते हैं, जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। वहीं पे आ जाते हैं पार्शियल रेगुलेटर को देखते हैं। पार्शियल रेगुलेटर मतलब वही जो अभी हम बताएं, जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पार्शियली टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये कन्फर्मर थे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गए, पार्शियल, यहाँ पे रेगुलेटर हो गए कि नहीं हो गए, तो बस यहीं पे पार्शियल हो जाते हैं। अब आते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब मान लो कहीं मान लो हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और यहीं पे ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी, तो क्या करेंगे, हम इसे छोड़ के जाने लगेंगे। क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे कुछ समय के लिए, जब तक कि वो
ठंडी खत्म ना हो जाए। तो देखिए माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन होने पर वे टेम्पररी उस जगह को छोड़कर कंफर्टेबल हैबिटाट या कंफर्टेबल जोन या प्लेस पर चले जाते हैं। फिर जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म होता है तो वापस आ जाते हैं। तो माइग्रेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेसफुल कंडीशन को टेम्पररी छोड़ देते हैं, टेम्पररी कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बस छोड़ देते हैं, और जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाता है तो वापस आ जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं सस्पेंड पे। सस्पेंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम के लिए गायब भी हो जाता है। इसमें कुछ समय के लिए छोड़ के जा रहा था, लेकिन इसमें गायब भी हो जाता है, दिखता ही नहीं है। मतलब क्या होता होगा, उसमें हाइबरनेशन में जाते हैं और एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। तो हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप मतलब ठंड में सोना समझ लो। तो ये क्या हो जाएगा, उसमें एग्जाम्पल बियर्स होते हैं। कौन होते हैं, बियर्स होते हैं। हमारे जो भालू होते हैं, जो बियर्स होते हैं, पोलर बियर्स होते हैं। कौन से, पोलर बियर्स। पोलर बियर जो पोल्स पे पाए जाते हैं वे हो जाते हैं हाइबरनेशन में। एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। उसमें कौन है, फिशेस हो जाती है हमारी, फ्रॉग्स हो जाती हैं जो कि जमीन के नीचे दब जाती हैं। और जब फिर बारिश होता है, मतलब बारिश का मौसम खत्म होने पर फिशेस और फ्रॉग्स क्या करते हैं कि फूड को अपने शरीर के अंदर स्टोर करके, भोजन को क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सके। उसके बाद जमीन में समा जाएंगे, मिट्टी में। उसके बाद कुछ समय बाद जब बारिश के मौसम फिर चालू होता है तो बाहर आ जाते हैं। जैसे पीला पीला आप लोगों ने फ्रॉग्स को देखा कि नहीं देखा है, पीला पीला जो निकलते हैं वही होते हैं एस्टिवेशन वाले, एस्टिवेशन वाले होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया में डेवलप्ड स्पोर स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कम करने के लिए, मान लीजिए कि स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गया, वहाँ पे बैक्टीरिया को ऐसा लगेगा कि मर जाएगा वो बैक्टीरिया, उसको ऐसा लगेगा कि वो मर जाएगा, तो क्या करेगा, स्पोर का डेवलपमेंट कर लेगा। क्या करेगा, स्पोर का डेवलपमेंट। वहीं पे बात करें हम फंजाई की, तो फंजाई क्या करता है, वो भी स्पोर बनाता है, थिक वाल का। सेम बैक्टीरिया वही करता है, थिक वाल स्पोर ये भी बनाता है। कैसा, थिक वाल स्पोर ये भी क्या बनाता है, बैक्टीरिया भी बनाता है, और फंजाई भी थिक वाल स्पोर बनाते हैं। अब एज पिरामिड देख लेते हैं। तो एज पिरामिड में नीचे वाला हमारा क्या हो जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला होता है, प्री रिप्रोडक्टिव वाला है, और ऊपर जो रिप्रोडक्टिव एज में है, और जो सबसे ऊपर है वो कौन से होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या है, बहुत ज्यादा हैं। क्या है, बहुत ज्यादा हैं, जो आगे जाके जनसंख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये एक्सपेंडिंग फार्म है। कौन सा, एक्सपेंडिंग, जो कि मोर कॉमन है इस समय इंडिया में। अब देखते हैं स्टेबल में क्या होते हैं, कुछ लेवल में होते हैं। मतलब कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले रहेंगे और रिप्रोडक्टिव या पोस्ट रिप्रोडक्टिव में एक लेवल रहेगा उनका, कि मतलब इतना इतना इतना। अब आते हैं डिक्लाइनिंग में क्या होता है, जो कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं, जो बच्चे हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत कम हो जाती है, और बचते हैं कौन से, मिडिल एज वाले, रिप्रोडक्टिव एज वाले। तो इसको हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं। ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन में होता है। मान लो बहुत एडवर्स कंडीशन, मतलब कभी कभी हो जाता है। और स्टेबल क्या होता है कि पॉसिबल ही नहीं है। स्टेबल या तो कौन होगा, एक्सपेंडिंग ज्यादा रहता है, एक्सपेंडिंग क्या है, मोर कॉमन है, ज्यादा एक्सपेंडिंग रहता है। एडवर्स कंडीशन में डिक्लाइनिंग आ जाता है अपना, और स्टेबल पॉसिबल ही नहीं होता है। अब देखते हैं ग्रोथ मॉडल। दो ग्रोथ मॉडल दिए गए थे। कौन कौन, एक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक था एक्सपोनेंशियल, और दूसरा था लॉजिस्टिक। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, यदि फूड और स्पेस, कौन सा, क्या, यदि फूड और स्पेस ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या अनलिमिटेड हो, मतलब उसे कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कितना यूज कर सके, उसका कितना दूरी में रह सके, कितना उसका मतलब खाने को मिले, और कोई उसकी लिमिट ना हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये था कि यदि फूड और स्पेस किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो, अनलिमिटेड हो, जिससे वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, एक्सपोनेंशियल फैशन में या ज्योमेट्रिकल फैशन में, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल फैशन में। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मॉडल इसे बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल वो होता है जिनमें क्या होता है, फूड और स्पेस क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। इसका एक फार्मूला है, चाहे समीकरण समझ लीजिए, इक्वेशन, NT बराबर N नॉट EN। NT क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T। कुछ समय बाद, मतलब आफ्टर टाइम T समय बाद पॉपुलेशन डेंसिटी जो क्या होता है, NT हो गया। N नॉट क्या हो गया, जब टाइम 0 था उस समय का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। R क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मान लीजिए तो बर्थ था और इमिग्रेशन था, उसमें से घटा दीजिए किसको, डेथ को प्लस इमिग्रेशन को, तो जो आया था, जो हम लोग कितना आया था, 11 आया था कि नहीं आया था पीछे, वही क्या है हमारा इंटेंसिटी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। आ जाते हैं द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसका मान कितना होता है, 2.71828।
ये मान याद कर लीजिए, ई जो बेसिस होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, उसका मान होता है 2.7182a। आते हैं देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जे शेप कर्व ऑब्टेन होता है। कैसा? जे शेप का, जे शेप का, कैसा? जे शेप का कर्व ऑब्टेन होता है। कैसा होता है? जे शेप का कर्व ऑब्टेन होता है। जे शेप का कर्व ऑब्टेन आगे बनाए हम, देख लीजिएगा। आते हैं ग्रोथ इज नॉट सो रियलिस्टिक, और इसमें जो ग्रोथ होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। कैसा नहीं होता? रियलिस्टिक नहीं होता है। अब आगे देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जब फूड और स्पेस ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो? लिमिट में हो। जब फूड और स्पेस ऑर्गेनिजम्स के लिए लिमिट में हो, जिससे ऑर्गेनिजम्स लिमिट में ही ग्रो करेगा। जब फूड और जो स्पेस होगा ऑर्गेनिजम्स के लिए लिमिट में होगा, जिससे ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? लिमिट में ही ग्रो करेगा, लिमिट में ही ग्रो करेगा। जैसे आपको मिला कि आपको 2 रोटी खा के रहना है, 2 रोटी खा के रहना है, तो आप क्या करेंगे? 2 रोटी खाएंगे और लिमिट में अपने बॉडी को बनाएंगे। जैसे लड़के जाते हैं हॉस्टल में, तो क्या होते हैं? खूब चाप के खाते हैं, और 2-3 महीने, 4-5-6 महीने बाद क्या होते हैं? मोटे तगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए मिलता है वहाँ पे। कहीं कहीं ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे मतलब काउंट करके दिया जाता है भोजन को। अब देखो इसका एक इक्वेशन कौन सा है? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। तो देखिए डी टी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। डी टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। आर क्या है? नेचुरल इंक्रीज, जो हम बताए हैं आपको, बर्थ में से डेथ को घटा दीजिए। आ जाते हैं के कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो जो एरिया है वो कितना कैरी मतलब कैरी कर सकता है, मतलब कितने ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर रख सकता है, या कितने को पालन पोषण कर सकता है। अब देखिए सिग्माइड कर, इसमें यस शेप का, उसमें जे शेप का कर्व ऑब्टेन होता है, लेकिन इसमें सिग्माइड है, यस शेप का कर्व ऑब्टेन होता है। कैसा? यस शेप का। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, उससे ज्यादा रियलिस्टिक होता है, मोर रियलिस्टिक होता है। आते हैं आप देखिए, मान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे हो गया, टाइम हो गया, तो यहाँ पे देखिए जे शेप कर्व इसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसे जे शेप कर्व, यहाँ पे यस शेप का मिलता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जे यस शेप का कर्व मिलता है। तो ये कौन सा हो गया? लॉजिस्टिक हो गया। ये कौन सा हो गया? एक्सपोनेंशियल हो गया। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लिखे थे हम क्या इक्वेशन? डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, यहाँ पे था डी एन बाई डी टी टू आर एन के माइनस एन बाई के माइनस एन बाई के। तो देख लॉजिस्टिक ग्रोथ में वर्लस्ट पर्ल आता है। अब इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। थोड़ा कन्फ्यूजन सा चैप्टर है, थोड़ा इससे हमें आप क्या करें कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखते हैं इधर पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले प्रीडेशन के बारे में देखते हैं। तो प्रीडेशन क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब ना कि जैसे एक एरिया में 2 लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन में क्या होता है? मान लो 2 ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो एक को क्या होगा? फायदा होगा, तो एक को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन 2 प्रीडेटर एंड प्रे, तो देखो एक को जो जिसको फायदा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रीडेटर, और जिसको घाटा होगा वो कौन हो जाएगा? प्रे हो जाएगा अपना। जैसे हमारा शेर शिकार करता है ना, तो शेर क्या हो गया वहाँ पे? शेर क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया। और मान लो कि हिरण को खाया, तो हिरण वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रे हो जाता है। तो प्रीडेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा दिया है, एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल इसमें शायद नहीं लिखे हैं। अच्छा देखिए आगे देखिए, द प्रीडेटर्स चेक्स प्रे पॉपुलेशन। देखिए प्रीडेटर का काम क्या होता है? कि प्रे को खाना, प्रे को खाएगा और उसकी पॉपुलेशन को क्या करेगा? चेक करता रहेगा, ताकि एक्सेस में ये ग्रो न कर सके। यदि प्रीडेटर क्या होगा? संख्या कम हो गई, मान लो प्रीडेटर था जो शेर था, उसका संख्या जंगल में कम हो गया, तो प्रे की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे कोई खाने वाला नहीं रहेगा। आ जाते हैं प्रीडेटर प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। प्रीडेटर क्या करता है? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। कैक्टस को मात द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैक्टस होता है ना, उसको कौन कंट्रोल करता है? माट कंट्रोल करता है, जो कि माट क्या है? कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर है। कैसा? कैक्टस को खाने वाला प्रीडेटर है। कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर है। मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी में क्या करते हैं? कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को, प्रीडेशन में क्या होता है? कि स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है हमारे कम्युनिटी में। अब देखिए इस एग्जांपल में टाइगर ईटिंग डियर्स, टाइगर किसको खा रहा है? डियर्स को खा रहा है। स्नेक्स किसको? फ्रॉग्स को खा रहे हैं। और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हो गए? हमारे प्रीडेटर हो गए, और जो प्लांट हो गए वो कौन सा? मतलब जो कीड़े मकोड़े हमारे इंसेक्ट्स हो गए, वो क्या हो गए? प्रे हो गए। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल है नेफेंथी ड्रासेरा यूटिकुलेरिया, जैसे 4-5 बार रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेफेंथी ड्रासेरा यूटिकुलेरिया। आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन देखिए, कंपटीशन कहीं भी होता है ना, तो दोनों लोगों को घाटा होता है, दोनों लोगों को क्या होता है? नुकसान होता है। तो देखो 2 ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं, और उनमें से
उनमें से किसी एक की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। भाई 2 लोग लड़ेंगे तो कोई इसमें से किसी को घाटा जरूर पहुंच जाएगा, ज़्यादा तो उसको नुकसान हो जाएगा। आते हैं गास कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गास कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब उन्होंने ये बताया था कि 2 ऑर्गेनिजम्स एक ही रिसोर्स के लड़ते हैं जिसमें एक क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, एक क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एक क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब देखते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, दोनों, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, मतलब एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासाइटिज्म में क्या हो जाता है, एक को फायदा और एक को नुकसान होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। जैसे कुस्कुटा ग्रोविंग ऑन द सू फ्लावर प्लांट, जो कुस्कुटा होता है किस पे ग्रो करता है, सू फ्लावर प्लांट पे। कैसा, सू फ्लावर प्लांट पे। जो हमारी हेडलिच होती है, जो ह्यूमन के हेड में पड़ जाती है, जैसे जू होते हैं वो पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, खून को चूसती है, जिससे हम लोग को तो घाटा हुआ भाई, हम लोग का खून कम हुआ, लेकिन इनको क्या होता है, फायदा होता है, फायदा होता है, इनको भोजन मिल गया। अब देखिए एस्केरिस्टीनिया और प्लाज्मोडियम, ये क्या है, मलेरिया। देखिए प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है। एस्केरिस्टीनिया, एस्केरिस जो होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम लोग को नुकसान, उनको फायदा, उनको भोजन मिल गया। अब देखते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासाइटिज्म। तो अच्छा देखिए पैरासाइटिज्म का एग्जांपल याद कर लीजिएगा, कुस्कुटा ग्रोविंग एंड सूफ्लावर प्लांट, कुस्कुटा ग्रोविंग एंड सूफ्लावर प्लांट। हेडलिच एंड ह्यूमन के बीच का जो इंटरेक्शन हो गया, हेडलिच हो गया हमारा और जो ह्यूमन हो गया उनके बीच का, जो हेडलिच मतलब जो जो हमारी लीक होती है, ढील जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, हिंदी में समझिए। और देखिए जू 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 हेडलिच मतलब जू। देखिए एस्केरिस्टीनिया और प्लाज्मोडियम, इनके बीच में कौन सा होता है, इनके और ह्यूमन के बीच में कौन सा होता है, पैरासाइटिज्म होता है। अब देखिए ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या होता है कि जो कोयल होती है अपने अंडे को किसके घोंसले में देती है, क्रो के घोंसले में। जो कोयल अपने अंडे को क्रो के घोंसले में देती है, क्रो के घोंसले में देती है। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, सिम्बायोसिस, इसको बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। जैसे माइकोराइजा लिविंग इन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो माइकोराइजा है वो किसके, हायर प्लांट्स के रूट के साथ रहता है। राइजोबियम क्या है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, जो दालें होती है, उनके रूट के साथ नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, उनके रूट के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, नोड्यूल्स का। अच्छा नोड्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आउटग्रोथ, क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, क्या होते हैं, आउटग्रोथ। बॉडी के, मान लो हमारा क्या था, हमारा रूट था ना, तो इससे कुछ निकल जाएगा, कुछ समझो नोड निकल जाएगा, आउटग्रोथ होते हैं। लाइकेन, एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी का फंजाई का जो एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक दोनों है। लाइकेन हो गया, आर्किड्स हो गया, आर्किडोफाइरस एंड बी फॉर पॉलिनेशन, आर्किडोफाइरस एंड बी फॉर पॉलिनेशन, आर्किडोफाइरस एंड बी फॉर पॉलिनेशन। अब देखते हैं इधर अमेंसलिज्म क्या होता है। अमेंसलिज्म क्या होता है, एक को नुकसान और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे बैक्टीरिया पे यदि हम पेनिसिलिन को डालें तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन पेनिसिलिन को कोई तो फायदा नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ उसे, कोई दिक्कत वो नहीं है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा और एक को क्या हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसमें एक को फायदा एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका एग्जांपल 6 दिया है, 6 में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्लोन फिश लिविंग एमंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल, जो हमारी सी एनिमल होती है ना, उसके टेंटिकल पे कौन रहती है, क्लोन फिश रहती है। कौन रहती है, क्लोन फिश रहती है। तो सी एनिमोन के टेंटिकल पे हमारी क्लोन फिश रहती है। पायलट फिश जिसको हम रिम्यूरा बोलते हैं, वो किसके साथ के साथ कंपनी करती है। जो आर्किड ग्रोविंग ऑन मैंगो प्लांट, जो आर्किड होते हैं ना, मैंगो प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जो आर्किड होते हैं किसके ऊपर, मैंगो प्लांट के ऊपर। मैंगो प्लांट बहुत सारे आपने पेड़ देखा होगा ऐसा कि एक के ऊपर एक 2 पेड़ हो जाते हैं। तो देखो जो इसके ऊपर होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो होता है उसको तो फायदा होता है, क्योंकि जो वो पौधा क्या करेगा, खींचेगा उसे, वो भी अपना भोजन ले लेगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंगो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए सी एनिमो, इसको शायद क्या बोलते हैं, इसको किसी भी पेड़ पे फेंक दो ना आर्किड को, तो क्या होगा, वहां पे जम जाता है। देखिए सी एनिमोन ऑन द सेल ऑफ हर्मिट क्रैब, जो हर्मिट क्रैब होता है ना, उसके सेल पे क्या होती है, सी एनिमोन होती है। सी एनिमोन होती है किसके ऊपर, हर्मिट क्रैब के ऊपर। वही बात करें बैरेंकल्स ऑफ बैक ऑफ व्हेल्स के बैक पे कौन होता है, बैरेंकल्स पाई जाती है। कौन सी, बैरेंकल्स एक मछली होती है। अब देखो इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, जैसे हमारी गाय क्या कर रही है, घास खा रही है, तो उसमें से क्या निकलेगी, कीड़े मकोड़े। तो जो कीड़े मकोड़े निकलेंगे उससे तो गाय को कोई फायदा है नहीं, तो क्या करेगी, चिड़िया आएगी उनको खा जाएगी, चिड़िया आएगी उनको खा जाएगी। यहाँ पे गाय को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, लेकिन चिड़िया को फायदा हो गया ना। तो देखो एक को फायदा हो गया, एक को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे कमेंसलिज्म हो गया। तो बस वीडियो मतलब चैप्टर अब खत्म हो गया है यहीं पे। जो बचा खुचा होगा आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।